चलिए देखिए, तो दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ जी मीन्स पी बाई क्यू डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पहले दो पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। एंड नाउ लेट मी discuss this part. We were on this question. You see, nine paper. This question we have covered in the last class. Now we will see this question. Please read the question on the screen. स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको रीड करें एक बार सभी लोग। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा प्रॉपर। यस, रीड करिए। A central potential particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field u r equal to 1 by 2 k r square। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, ये जो चीज दे रखी है उसमें आपसे कहा है कि एक पार्टिकल है, वो इस तरीके की एक पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रही है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरीके से गिवन है 1/2 kr²। तो इस पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, mvr = nh/2π। ठीक है, तो एक पार्टिकल है वो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है इफ वो Bohr's quantization condition are applied, the radii of the possible orbitals and energy levels vary with the quantum number ns। मतलब आपको ये बताना है कि r का n के साथ क्या रिलेशन है, मान लो इसकी पावर x है, और जो एनर्जी है उसका n के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर आपको बोर का मॉडल याद होगा तो बोर के मॉडल में हमने ये देखा था कि जब आपकी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन के जेड ई इंटू ई बाई आर हुआ करता था, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हुआ करता था उस समय आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर बाई जेड के, और जो एनर्जी थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जब आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिया था उस टाइम पर आपकी जो रेडियस और एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो ये था। लेकिन अब उसमें फंडामेंटल जो अजम्पशन था, जो सिचुएशन थी, उसी को चेंज कर दिया है। यू आर उसने ये बना दिया है। अब आप आर और ई का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो ध्यान से समझिए। ये जो आपका एक्सप्रेशन उसने दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज यू आर इक्वल टू 1/2 kr²। इससे अगर हम समझना चाहें तो वी नो दैट जो फोर्स होता है पार्टिकल के ऊपर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ऑफ डिफरेंशियल के इक्वल होता है, -du/dr के। तो यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2k ये आ जाएगा 2r। यानी कि जो f की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 से ये 2 कैंसिल हुआ और ये आपकी बन जाएगी -k/r। अब ध्यान से समझिए कि ये -k/r क्या बता रहा है आपको कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उस पर जो फोर्स है वो टुवर्ड द ओरिजिन लग रहा है। कहीं पर भी अगर वो r डिस्टेंस पर है तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उसकी पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट है। यानी कि ये बात पक्की समझ आ गई हमें कि ये पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, और अगर ये सर्कल में मूव कर रहा होगा और इसके सेंटर पर लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज k इंटू आर,
तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं mv² r से, mv² r से। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट वन इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा हो कुछ भी, तो आप उस न्यूमेरिकल को कैसे ड्राइव करेंगे, तो उससे फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और फिर फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप पुट कर देंगे mv² से। ठीक है, तो अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा r इज इक्वल टू रूट अंडर m/k इंटू v। और दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इसमें जब आप v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा m इंटू v की जगह आ जाएगा रूट अंडर k/m इंटू r, और ये बनेगा r² इज इक्वल टू nh/2 पाई। और जब आप यहाँ से रिलेशन निकालेंगे r का n से, तो आपको मिलेगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/2। Similarly, when you find out the expression of energy, so we know that total energy is minus of half mv²। ध्यान से देखिए बेटा, जब आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान से अब आपको करना है, क्योंकि अब यहाँ पर रिलेशंस आपके बदलेंगे। अगर आपको याद हो जो टोटल एनर्जी हुआ करते थे, वो टोटल एनर्जी आप कैसे लिखोगे बताइए? हाउ टू राइट द टोटल एनर्जी? इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी को लिखूं, तो पहले वाले कोई भी फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज नहीं करने हैं, आपको जनरलाइज फॉर्मूले यूज करना है। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आएगा 1/2 kr² प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा हाफ mv²। तो यहाँ पे 1/2, जब आप v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 kr² प्लस 1/2 m इंटू v। आपका रिलेटेड है r से इस तरीके से, तो जब आप v² करेंगे तो ये बनेगा k/m r²। तो यहां से जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका बनेगा दैट इज टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय r²। और जब आप r² करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सम कांस्टेंट इनटू r² की जब बात करेंगे तो n का की पावर 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा n। ठीक है, क्योंकि r² बेसिकली n की पावर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो n की पावर बन जाएगा 1। सो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी है वो तो n की पावर 1 के इक्वल है। और यहाँ पर देखिए दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेट मी नो, बताइए बेटा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए ध्यान से। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बड़ा होने वाला क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। पढ़िए इसको तसल्ली से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है एक बार जरूर आप उसकी रीडिंग जरूर लें, क्या ही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, an electron from various excited states of hydrogen atom emit radiation to come to the ground state। पहली लाइन तो एक जनरल थ्योरी बता रहा है वो आपको कि अगर न्यूक्लियस में देखें हम हाइड्रोजन के, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आते हैं टू emit the radiation, to emit the radiation। ठीक है, now in the question it is being said to come to the ground state, let lambda n and lambda g, ये दो वेवलेंथ उसने डिफाइन की, लैम्डा एन एंड लैम्डा जी,
बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है nth स्टेट में, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब वो आपसे कह रहा है कि let delta n be the wavelength of the delta n be the wavelength of light of emitted photon in the transition from nth state to ground state। तो मान लीजिए ये आपकी nth स्टेट है, और nth स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस समय जो एनर्जी निकल रही है दैट एनर्जी इज इक्वल टू, वी विल राइट En माइनस E1। ठीक है, फ्रॉम nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। नाउ फॉर लार्ज n, अब उसमें ये भी कह दिया है कि n की वैल्यू क्या है लार्ज। तो ये जो आपकी एनर्जी निकली, इस एनर्जी के फोटोन की, ये रेडिएशन है ना, तो ये जो रेडिएशन निकली इसकी वेवलेंथ उसने डिनोट कर रखी है डेल्टा एन से। डेल्टा एन क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग n to 1 ट्रांजिशन। तो आपको बेसिकली रिलेशन बताना है कि इस डेल्टा एन का इस लैम्डा एन और लैम्डा जी के साथ क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एन, लैम्डा एन एंड लैम्डा जी। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट मी डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन डिटेल। देखिए, let me move this portion here so that I can discuss this problem here। देखिए ध्यान से, आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एन को क्या लिखेंगे, सोचिए। डेल्टा एन इज व्हाट, डेल्टा एन इज नथिंग बट एच सी अपॉन डेल्टा एन। ये तो हो गई एनर्जी, क्योंकि डेल्टा एन वेवलेंथ है, तो एच सी अपॉन डेल्टा एन इज इक्वल टू जो आपकी एनर्जी का डिफरेंस है ई एन माइनस ई वन। इसको आप कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने एनर्जी के डिफरेंस करके लिख लिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है ना, लैम्डा एन एंड लैम्डा जी, लैम्डा एन एंड लैम्डा जी, ये कैसे लिखी जाए बताओ। लैम्डा एन एंड लैम्डा जी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो आपकी एच सी बाई डेल्टा एन के टर्म में इस तरीके से बन गई। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये nth स्टेट। अब मुझे यहाँ पर डेल्टा एन के एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या लेके आना है, लैम्डा एन और लैम्डा जी को लेके आना है। तो मुझे एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको मुझे लैम्डा एन और लैम्डा जी के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एन के टर्म में है, तो वहां से हमारा डेल्टा एन का रिलेशन लैम्डा एन और लैम्डा जी से नहीं बन रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई करूं कि जो किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला है ई एन, वो बेसिकली क्या होता है, उस ऑर्बिट में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके फॉर्मूले के इक्वल। कैन आई राइट लाइक दिस। नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m। नाउ पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली आई कैन राइट, ये बन जाएगा माइनस m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो अगर मुझे nth स्टेट में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं इस mv की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ इस mv की जगह आई कैन राइट h अपॉन लैम्डा n। अब ये लैम्डा n क्या है, बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है vn। तो अब एम वी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, फ्रॉम एयर एच बाई लैम्डा एन। और अब जब इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो इट विल कम आउट दिस वन। सो यहाँ पे मुझे एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मिल गया अब वो इन टर्म्स ऑफ डी ब्राउली वेवलेंथ मिल गया। और वो क्या बना, माइनस एच अपॉन 2m लैम्डा एन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को लिखना इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सप्रेशन था मेरा, ध्यान से देखिए, एच सी अपॉन डेल्टा एन, इसको मैं अब इस फॉर्मेट में लिखूंगा। यहां से देखिए ई एन, तो ई एन कितना बनेगा आपको बताइए, व्हाट इज ई एन। अच्छा, इसका स्क्वायर बनेगा, ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर एन। तो जब आप इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m है ये तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये बन जाएगा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई, इधर बनेगा 1 अपॉन लैम्डा जी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा एन का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगा। अब आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो ये आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा, लेट मी शिफ्ट द बोर्ड, ये आपका फाइनली बन जाएगा। इसको लेट मी डिलीट इट अ लिटिल बिट। देखिए यहां से जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एच सी अपॉन डेल्टा एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू, आप क्या करिए इसमें, अगर आप ध्यान से देखें लैम्डा जी और लैम्डा एन, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखें लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच अपॉन एम वी के, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और v का जो रिलेशन होता है इट इज जेड बाई एन सी अपॉन 137, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई एन के। इसका मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के। तो जब मैं कहूंगा कि लैम्डा एन डिवाइडेड बाई लैम्डा जी कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं एन डिवाइडेड बाई 1। और सिंस उसने क्वेश्चन में कहा था कि n इज मच मच ग्रेटर देन 1, इसका मतलब लैम्डा n इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा जी। तो ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि लैम्डा n जो है वो लैम्डा जी से काफी बड़ा है। तो ऐसे केस में अगर मैं लैम्डा जी को कॉमन निकाल लूं बाहर, तो लैम्डा जी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 माइनस लैम्डा जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन बना, ध्यान से देखें, ये अगर आप ऑब्जर्व करें इस पूरे को पलटने की, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका। अब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पलट दें, ये बन जाएगा डेल्टा एन अपॉन एच सी इज इक्वल टू लैम्डा जी का होल स्क्वायर अपॉन में सम कांस्टेंट इनटू 1 माइनस लैम्डा जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एन का होल स्क्वायर की पावर, ये 1 नीचे आ गया होगा, ठीक है।
तो अब ये एच सी भी उधर गया, तो डेल्टा एन किसके इक्वल आ गया, एच सी लैम्डा जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट नीचे, और अब इस ब्रैकेट को अगर ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा जी अपॉन लैम्डा एन का स्क्वायर की पावर -1। अब यहां से आई कैन से कि ये जो पूरा टर्म है ये आपका एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, बिकॉज एच बी कॉन्स्टेंट, सी बी कॉन्स्टेंट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट वो भी आपकी फिक्स होती है, बिकॉज ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी है आप उसमें जेड बाई एन सी अपॉन 137, तो एन फिक्स कर दे रहे हो 1, तो v की वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाएगी, और जब लैम्डा जी निकालोगे तो h अपॉन एम वी, तो इसमें v फिक्स हो गया तो लैम्डा भी क्या हो गया, फिक्स, लैम्डा जी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी चीज एक कांस्टेंट लिखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज समथिंग लाइक 1 माइनस एक्स की पावर n, where x is much much less than 1, so this is almost equal to 1 minus nx, where n equal to -1। तो जब आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें यूज करोगे तो यहां से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा डेल्टा एन इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लैम्डा जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा इन का स्क्वायर। तो अब अगर आप इसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मिलेगा डेल्टा एन इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट लैम्डा जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक और डिफरेंट टाइप का कांस्टेंट आएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा एन स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जब आप कंपेयर करने जाओगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग डेल्टा एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा एन स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेल्टा एन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन lambda n का whole square. So this is our correct answer for the given choice. I hope this is clear to you. Let me know. क्या ये क्लियर हुआ आपको? जल्दी बताएं बेटा। ठीक है। Then नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, जल्दी से देखें। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पढ़िए एक बार लैंग्वेज पढ़िए इसकी क्या कह रही है। The energy required to remove the electron from a singly ionized helium atom. Singly ionized helium का मतलब क्या है? जनरली हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1, हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और वो आपसे ये कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम का मतलब ये है कि ऑलरेडी हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अब जो हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है, ठीक है, तो इससे भी अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इज 2.2 times the energy required to remove an electron from the helium atom। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लैंग्वेज। मतलब अगर हीलियम की इस स्टेट से मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये जो है वो 2.2 टाइम्स है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीलियम एटम। हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस हीलियम एटम से अगर मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज ई डैश। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाला जा चुका है, फिर जो बाकी का बचा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज ई नॉट, विच इज 2.2 टाइम्स ऑफ ई डैश।
ये डेटा दिया गया है, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये सब देने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हीलियम एटम कंप्लीटली। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं एक हीलियम के एटम से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहूं, आयनाइज कंप्लीटली का मतलब क्या है कि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हम जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो पहले ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो देखो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, इट इज ई डैश। फिर जब ये एक निकाल लिया तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर इसको भी निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, तो दैट इज ई नॉट। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए होगी, ई डैश प्लस ई नॉट। और क्वेश्चन में ही ये गिवन था कि जो ई नॉट है वो 2.2 टाइम्स ई डैश है, या जो ई डैश है वो ई नॉट का 2.2 टाइम्स है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये अटक गया कि ई नॉट कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट या ई डैश। तो आप सोचो आप क्या निकाल सकते हो, ई डैश निकाल सकते हो या ई नॉट। आपको जो रिजल्ट सिखाए गए हैं एटम में आयनाइजेशन एनर्जी के, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सिखाए गए हैं। तो जब आप ई डैश कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो एक ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पर कोई फॉर्मूला बोर का वैलिड नहीं है। तो आप ई डैश कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल। लेकिन अगर आप ई नॉट को कैलकुलेट करना चाहें तो ई नॉट आपका तब है जब केवल एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बोर मॉडल ने दे रखा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो सोचिए, ट्राई करिए, जल्दी बताएं। व्हाट इज द फॉर्मूला, ट्राई करिए क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, तब तक पावर बैकअप बैक ऑफ हुआ है। हीलियम में आपको बताना है हीलियम प्लस आयन की ग्राउंड स्टेट में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। मैंने आपको सुबह बताया था कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की ग्राउंड स्टेट में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इसकी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल। तो आपको बेसिकली टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और हमें पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें बात करें, लेट मी सॉल्व दिस। जब आप हीलियम की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट में, तो इट इज 13.6 जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल की जगह 1 रखेंगे, जेड की जगह 2 रखेंगे, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर बाई 13.6। लेट मी ओपन द स्लाइड। आई होप आपको हिंट तो लग गई होगी, नाउ यू कैन सॉल्व। Yes. So we were discussing basically this question. This question. So हीलियम प्लस के लिए अगर हम बात करें तो हीलियम प्लस के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि जब हीलियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बाहर निकालने के लिए n इक्वल टू 1 से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन की जगह 1 रखा इसका स्क्वायर।
तो इट विल कम आउट -13.6 into 4 which is 54.4। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है अभी वो माइनस में इतनी है, तो इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका ई नॉट आया, ठीक है। और जो ई डैश था मैंने आपको बताया, ई डैश किसके इक्वल था, ई नॉट बाई 2 के, यानी कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है और ये हीलियम न्यूक्लियस है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ई डैश विच इज 27.2, ठीक है। और फिर बाद में इसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग बोर मॉडल। तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इन दोनों का सम होगी दैट इज 681.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 7 11 और 81 पॉइंट समथिंग, तो वो 79 के आसपास आपका जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो, बताइए। ठीक है, नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब आप इसका आंसर कर सकते हैं बेटा। अगर आपको ये विजिबल है स्क्रीन पे तो ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हमने थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पार्टिकल ऑर्बिट कर रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो आर एन होता है वो n² होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो एनर्जी है ई एन वो 1/n² होती है। लेकिन ये हमने कब पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब। अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल मूव करने लगे लाइक म्यूऑन वगैरह, जिसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है लेकिन जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में डिफरेंट है, तो फिर जो नई रेडियस हो जाती है r डैश एन और ई डैश एन और साथ ही साथ वी डैश एन। तो मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे, अगर आपको याद है तो कैन यू रिकॉल। पूरा डेरिवेशन करने के बाद आई हैव टोल्ड यू कि वी डैश एन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी आपकी जो होती है वो नए पार्टिकल के मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास टाइम्स इनिशियल एनर्जी के हो जाती है। ये एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने। और जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, इसीलिए me/mu rn हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 रिजल्ट आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। नीट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जगह एक ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है बट मास डिफरेंट है, तो फिर इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। जन्नत ने आंसर कर दिया है इसका ऑलरेडी। So the option number B is the correct one. A, C, D. All the 3 options are correct. So I hope अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने के बाद।
ठीक है, और मैं एक वीडियो और भेजूंगा। 2 लेक्चर तो आपने लाइव ही देख लिए, एक और जो है 40 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है, उसको भी आप देख लेना। तो टोटल आपके करीब करीब 14 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यू के अगले पार्ट में। अब यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग आपकी ऐड कर रहा हूँ। अब आपके कोई इंडिविजुअल डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग हियर।